हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ना ही इंफॉर्मेशन लेंगे बल्कि हम इंफॉर्मेशन को की बेस पे रिसर्च करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे और वो तमाम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे जो आपके लिए नहायत ज़रूरी हैं। जी हाँ, जैसे मैंने D1 टू D9 वीज़े के बारे में बताया था, तो आज हम D2 वीज़े को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर शफ़क़त, जो कि दुबई से रिसेंटली आए हैं D2 वीज़े पे। तो जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किए हैं वीज़ा लेने में दुबई से D2 का, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो प्री रिक्विजिट्स हैं, या जो इंफॉर्मेशन जो इनको मिली हैं जो एम्बेसी से, वो इंफॉर्मेशन हम इनसे लेंगे कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या इंफॉर्मेशन होती है जब आप D2 के लिए जाते हैं। तो जी, अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। शिराज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शफ़क़त भाई, वेबर्स जो है वो सुनना चाहेंगे और आपको देख भी रहे हैं, तो काइंडली D2 जो कि नहायत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास वीज़ा है पुर्तगाल का, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, बिजनेसमैन या अपना बिजनेस यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी इनको बताया था D2 की क्या इंपॉर्टेंस है। आज आप काइंडली इनको वो तमाम इंफॉर्मेशन दें जिन प्रोसेस से आप गुजरते हुए यहाँ पे आए D2 से। तो स्टार्ट हो जाएं जी, स्टेप बाय स्टेप बताएं ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। तो आप ऑडियंस को बताइएगा, व्यूअर्स को बताइएगा क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंस है, और D2 की पहले इंपॉर्टेंस बताएं और अपना पहले प्रोफेशन बताएं, और ये शौक और ये इंटरेस्ट आपको कैसे डेवलप हुआ D2 का। जी शिराज भाई, सबसे पहले मेरा अपना बताता हूँ कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ दुबई में। 8-9 साल से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। और मैं फुल टाइम जॉब होल्डर हूँ वहाँ पे। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे भी आ सकूँ और वो भी इंजॉय कर सकूँ, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो मुझे एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे जो है इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप अपनी जॉब कंटिन्यू रख के आप साथ अगर ये अप्लाई कर दें तो आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं, मतलब कि नेशनैलिटी किसी और कंट्री की, तो आप ये चीज़ अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, जो प्रोसीजर मैंने अपनाए हैं वो मैं आपको बता देता जी हूँ प्लीज़, आप बताइएगा। जी। तो व्यूवर्स को काइंडली मुझे ये बताना होगा कि तमाम प्रोसीजर आप बड़े कैटेगोरिकली देखें, फोकस होके देखें, कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जिनके पास एक थोड़ी सी अमाउंट है और वो पुर्तगाल में उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बजाय वो दुनिया के किसी कोने में भी हों, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आने की ज़रूरत है नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपसे शेयर करते हैं। जी सर। जी शिराज भाई, बात यह है कि ये D2 जो वीज़ा है ना, इसका मकसद ये है कि आप जो चीज़ ऑलरेडी कंटिन्यू की हुई है वो आप कंटिन्यू रखें, और इसके साथ साथ आप जो है अपना नेशनैलिटी और जो जो बिज़नेस है वो इधर शो करवा के पासपोर्ट या PR जो अभी है, परमानेंट रेजिडेंसी, उस मामले में आप आ सकते हैं। ठीक है ना? ये प्रोसीजर पे डिपेंड करते हैं कि इनके लॉज कैसे हैं और चेंज होते रहते हैं। बट D2 जो है वो इसी बेस पे बना है कि जो मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ जो है चेकलिस्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ सपोर्टिव हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जी, सबसे पहले तो आपको जो है VFS की जो है अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। ठीक है ना? वो अपॉइंटमेंट आपको एम्बेसी से भी मिल जाती है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। ठीक है ना? तो ये मैं आपको दुबई की बता रहा हूँ। ठीक है ना? बाकी जो भी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान से हैं या जो भी गल्फ कंट्री के बाकी लोग हैं, वो उधर से आप देख सकते हैं। हाँ जी। बेसिक प्रोसीजर वही है हाँ, जो बिक्स D2 का प्रोसीजर है, सबसे वो हाँ, ओवरऑल वो कंट्री के ओवरऑल लिए। वही है, क्योंकि वो आप ऑनलाइन चेक करते हैं। जो भी अवेलेबिलिटी हो वो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे मोबाइल में, इतना तो याद नहीं है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 6 से 7 महीने जो है उसके पड़े होने चाहिए। ये ना हो कि ख़त्म होने वाला हो 1-2 महीने में। तो वो रिन्यूअल होना चाहिए। आपका वीज़ा जो है एटलीस्ट 3 मंथ वैलिड होना चाहिए। ठीक है ना? और जो उधर का कार्ड, जिस कंट्री में आप हैं वहाँ का जो एमिरेट्स आईडी, मेरा जो है एमिरेट्स आईडी है। बाकी जो कंट्री है ओमान का, वो अलग कार्ड होते हैं। वो कार्ड जो है वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ के लिए। ठीक है ना? और अगर आपकी अपनी कंपनी है तो आपकी ऑनरशिप जो है वो शो करवानी पड़ती है।
तो जो भी डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट हैं वो सबसे पहले तो आपके जितने भी पासपोर्ट हैं वो लगेंगे, ठीक है ना, उनकी कापीज़ वगैरह। और उसके बाद 2 से 4 जो है वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स जो हैं वो, फोटोग्राफ्स हाँ, लगेंगे। वो आपके लगेंगे। उसके बाद क्या है कि आपको पीसीसी चाहिए होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपको मोफा से अटेस्ट चाहिए होता पुलिस है। क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, जी जहाँ से आप आ रहे हैं, जहाँ से आपने अप्लाई किया है वहाँ से बिल्कुल, चाहिए वो होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड भी हो। जी। और दुबई से जो अगर आप करवाते हैं तो वो तकरीबन 200 दरहम लेते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको 1-2 दिन में ही करवा के दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको उसके साथ लगाना होता है सैलरी सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट। जो आपकी कंपनी से मिल जाते हैं, ठीक है ना। आप उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपको दे देते हैं, वो एटलीस्ट 3 मंथ का हो। और उनके साथ जो है आपको सैलरी स्लिप भी चाहिए होती है 3 मंथ की, ठीक है। उसके बाद एनओसी जो है वो चाहिए होता है कंपनी से आपको ट्रैवल के लिए, कि मैं जा रहा हूँ, अपना ही खर्चा करूँगा, ठीक है, और कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। या तो आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो फिर तो वो ये चीज़ ऐड कर सकती है, ओके। अगर नहीं तो वो फिर एग्जैक्टली एनओसी लेना होता है। और उसके बाद आपका जो पर्सनल अकाउंट बना होता है जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 3 मंथ की उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और तकरीबन अगर आप यूएई में हैं तो आप 1 लाख तक, तो 1 लाख दरम तक जो है वो शो करवाना पड़ेगा आपको। 1 लाख दरम उसका क्लोजिंग जो बैलेंस होना जो चाहिए। हाँ, जो मैंने शो करवाया था मैं एग्जैक्टली। आपको वो बता रहा हूँ। ओके। लोगों के 50,000 में भी हो जाते हैं काम। जो मैंने शो करवाया था, मैं मेरा एक्सपीरियंस वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद ट्रैवल जो होती है वो इंश्योरेंस जो वो आपको करनी पड़ती जी है, वो ठीक मस्ट। है ना। उसके बाद जो है टिकट, वो डमी जो होती है वो फ़िलहाल ठीक है। शो करवा दें, ताकि आपको वीज़े के लिए आसानी हो, क्योंकि जब आप वीज़ा एम्बेसी में जाते हैं तो वो आपकी सारी चीज़ें देखते हैं कि आप कितना रेडी हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपको एक यहाँ पे लॉयर हायर करना होगा, ठीक है ना, जो आपकी कंपनी एस्टेब्लिश शुरू से कर दे। शुरू से उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको निफ नंबर चाहिए होता है कंपनी का। एक बंदे का अपना होता है, एक कंपनी का होता है। और वो कंपनी के निफ नंबर पे आपकी जो है वो शुरू से ही जब बनेगी कंपनी, उस पे वो आपके टैक्सेस पे करता जाएगा, अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। ज़रा मुझे ये बताइएगा शफ़क़त भाई कि जैसे निफ़ लोगों को पता नहीं है, ये एक्चुअल फाइनेंस नंबर होता है पुर्तगाल में, जिसकी बेस के ऊपर आप कंपनी अपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और जितने भी टैक्सेस हैं और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अंडर दिस डोमेन होता है, निफ़ होता है। और ये ज़रा मुझे बताइएगा, अभी निफ़ की बात की, आप तो दुबई में होंगे या जी कोई भी कहीं पे भी होगा, जी। तो पुर्तगाल में वो निफ़ कैसे बनाएगा? यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंटेटिव होगा, या ऑनलाइन अप्लाई करेगा, या किसी रेफरेंस के थ्रू करेगा, ये बताइएगा। बात करें, जी जी। बात अच्छा शराज भाई, चीज़ ये होती है कि जो निफ बनता है ना, आपको इसलिए मैंने कहा है कि आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। और वो लॉयर आपकी बेस पे कि मेरा जो क्लाइंट है वो बिजनेसमैन है, वो इधर आना चाहता है, वो कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए मुझे एक टैक्स जो है वो निफ नंबर चाहिए, जिस पे वो एक कंपनी बना सके और वो इधर आके अपने हिसाब से वो अपना जो है रेवेन्यू जनरेट कर सके अपनी कंपनी बना के। अच्छा ये बताएं कि जैसे लॉयर की बात की, जी अभी काफ़ी लोग ये भी शशोपंद में होंगे कि पुर्तगाल में कैसे लॉयर हम सर्च करें, या किस रेफरेंस के थ्रू करें, या सोलो करें, किसी कॉन्टेंट्स में करें, किसी मतलब कोई इंफॉर्मेशन नेट से निकालें, कैसे जो लॉ फर्म्स हैं कैसे उनको अप्रोच करें, आपने कैसे अप्रोच किया था? जी, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक रेफ़र किया था, यहाँ का पाकिस्तान का ही एजेंट था, उसके थ्रू। और उसका यहाँ पे जो है काफ़ी जान पहचान थी, और वो किसी लॉयर के साथ वो कनेक्टेड था, तो सारा प्रोसीजर मेरा उसी ने किया था। अच्छा। जी, तो वो जो लॉयर हैं उसने मेरी बेस पे फाइल ओपन करवाई, मेरा ओके। नाम डलवाया उसमें, और निफ नंबर ओपन करके उसने 3 से 4 टैक्सेस पे किए थे। वो ओके। टैक्सेस पे करने का मकसद ये है कि बंदा अभी कंपनी कर रहा है ओपन, और ये चीज़ करेगा, और इतने महीने के बाद ये रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा, जिससे यहाँ के पुर्तगीज जो पुर्तगाल के लोग हैं एग्जैक्टली। वो वो उससे फायदा फ़ायदा, उठा हाँ, सके, फ़ायदा उठा बिल्कुल। सके। तो बिल्कुल। इसलिए वो जो उनकी गवर्नमेंट है ना, वो उनको अलाउ करती है कि इस बंदे का जो है आप D2 वीज़ा इशू कर दें, ताकि ये इधर आके अपना हमें फ़ायदा पहुंचा सके, फायदा पहुंचा सके। ठीक है ना। उसके लिए क्या होता है कि
निफ नंबर शुरू से लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट सर होता ये है। बताइएगा, निफ नंबर बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, और वो इसके लिए टोटल आपने कितना पे किया था ये निफ बता दें, नंबर जो और है, कितने दिनों में बना था सर? निफ नंबर आपको 10 यूरो में भी जो है बन जाता है, कभी ओके। कभी फ्री भी हो जाता है। उसका इतना कोई नहीं होता, वो आधे घंटे के अंदर अंदर आप ऑनलाइन जो ले सकते हैं निफ नंबर। ठीक है। जो कंपनी आपकी अगर ऑलरेडी इस्टेब्लिश है तो उसके लिए निफ नंबर ओके, मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। निफ नंबर कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ओके, ओके सर, उसके बाद हाउस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ओरिजिनल चाहिए होता है, अगर आपने लीगल काम करना है तो, ठीक है। ठीक है ना। वरना 2 नंबर भी काफ़ी लोग बनाते हैं, साथ अटैच कर देते हैं। अगर वो चेक करें तो फिर वो मुश्किल होती है एग्जैक्टली, आप तो लोगों इसका के मतलब लिए। ये कि जो D2 के लिए आपको यहाँ पे अपनी अकोमोडेशन से रिलेटेड भी तमाम प्रोसीजर हाँ, करना है, ये आपका खुद हाउस का कॉन्ट्रैक्ट, अपार्टमेंट होना हाँ, चाहिए, घर होना चाहिए, कुछ ये खाना होना सब चाहिए। चीज़ें क्या है कि आपको D2 जो वीज़ा है उस तक पहुंचने के ये सारे जो ओके, फॉर्म है, ये ठीक है, सारे प्रोसेस है। ठीक है सर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये बंदा ऑलरेडी उधर जो है उसका अपना हिसाब है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा है, वो यहाँ पे आके हमें फैसिलिटेट करेगा, ओके, ठीक है ना। तो ओके, इसके लिए ये हाउस कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, सारी चीज़ें मतलब उनको बतानी है कि मैं ये चीज़ें करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, जब आप लॉयर हायर करेंगे ना उसके साथ और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कंपनी के रिलेटेड होंगे, वो ओके, यहाँ के होंगे। हम्म, वो आपको जो भी आप लॉयर करेंगे वो आपको सारे अटैच कर देगा, उसकी अपनी एक फ़ीस होती है, उस फीस के हिसाब से वो आपको जो भी तो सपोर्टिव आपने डॉक्यूमेंट्स कितनी हैं। फीस दी थी पहले ये बता दें आप? मेरी फ़ीस तो सर मैंने 5-6 हज़ार दरम दिया था अच्छा, ठीक है, शुरू में। ओके, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें साथ उन्होंने ऐड की फिर उसके साथ साथ चीज़ें बढ़ती बढ़ती गई, गई, मतलब ये कि इसका कोई ठीक है वो ना। नहीं है कितने में भी वकील कर ले या हाँ, ये ले, ठीक बीस है, पच्चीस हज़ार तक चीज़ें डिपेंड हो करता है, जाती, ठीक डिपेंड है, करता है। आजकल जो रेट चल रहे हैं 6 से 7 हज़ार जो है यूरो, यूरो, वो मतलब यहाँ के जो मैंने आके देखे सिचुएशन, ये इतने में लोग करके दे रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है, ठीक है, ठीक है लेकिन ना। डिपेंड करता है डिपेंड हाउ फार करता है कि आपको लॉयर आपके साथ कितना जाता है, सिंसियर है, ओके, ओके, ठीक है ना। इससे भी कम हो जाते हैं या ज़्यादा और भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो डिपेंड सकता है। करता है, ये तो जो बात है जी वो सर, सबके सामने होती है। ठीक है सर, और उसके बाद जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका लॉयर हर चीज़ रेडी करता है। आपने जो रेडी करना है वो जो मैंने आपको पहले बताया वो सब कुछ, और इसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जो अपॉइंटमेंट मिलनी है उस डेट पे आप जाके, VFS की अपॉइंटमेंट, हाँ, ओके, जो अपार्टमेंट मिली है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिंट कर लेने हैं पीडीएफ की शेप में। और उसके बाद प्रिंट करके आपने पिक्चर्स लगानी है, सारी डिटेल्स लगा के आपको एम्बेसी में चले जाना है, ठीक है, आपने जो अपॉइंटमेंट डेट ली थी। और ये सारे आपने वहाँ जमा करवाने हैं, ओके, ठीक है ना। आपसे वो कुछ चीज़ें पूछेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, आपका बैंक अकाउंट, ये बहुत ज़रूरी है, वो पूछते हैं कि बैंक अकाउंट आपका किधर है, क्योंकि आप वहाँ रह के बैंक अकाउंट तो बना नहीं सकते, आपको इधर आना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्स ये देना होता है कि आप मुझे D2 इशू करें वीज़ा, मैं वहाँ जाके बैंक अकाउंट ओपन करके मैं फिर कर सकता हूँ, अच्छा, ठीक है इसमें ना। शफकत भाई मैं ये पूछूंगा आपसे, जी। व्यूअर्स के लिए भी एक इंफॉर्मेशन होगी, हम्म, क्या हम बैंक अकाउंट के लिए जो अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या जी वो शो ऑफ कर सकते हैं उनको, अगर ऑनलाइन हम अप्लाई करें किसी भी बैंक में कि जी हमने D2 के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आप हमें अपॉइंटमेंट देंगे इस डेट की, क्योंकि एक्चुअली बैंक दे देते हैं अपॉइंटमेंट, क्या वो हम उनको ईमेल दिखा सकते हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी बैंक है उसने हाँ। ये डेट हमें नहीं, प्रपोज जब की है, ऐसा जब हो सकता है? जब आप D2 वीज़े पे इधर आ जाते हैं ना तो फिर आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती ना। आपने वो D2 के वीज़े के जितने भी आपके रिक्वायरमेंट, आपकी कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो गई है, आप ओके, इधर आ गए हैं। वीज़ा ही आपको तब मिलता है जब आप बिल्कुल क्लियर होते हैं। ओके, ओके, उसके बाद आपने वही डॉक्यूमेंट्स जाना है और आपके ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन उसी 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 टाइम में चले हो सर अभी जाएगा। स्टार्ट करें VFS से सर। वी VFS एस में आपने जब जी जी। अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, VSF में जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे मुझसे उन्होंने जो मेरे साथ सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए बाई चेकलिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया चेकलिस्ट मैंने लगाई हुई थी, ठीक है ना। उसके हिसाब से वो नीचे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने लगाए हुए थे। और वो डॉक्यूमेंट्स जब उन्होंने देखे एक एक करके, उसमें से उन्होंने कहा है कि आपका बैंक अकाउंट किधर है, आपने इधर की तो शो करवा दी है स्टेटमेंट, वहाँ की किधर है। तो मैंने कहा मैं वहाँ हूँ नहीं, जब मैं वहाँ जाऊँगा फिजिकली बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मैं साथ अपना बैंक अकाउंट ओपन करके ओके, आपको स्टेटमेंट तब शो करवा सकता हूँ। ओके, तो ओके, या तो इसके लिए आप मुझे कोई विजिट वीज़ा दे दो, मैं वहाँ जाके कर सकता हूँ, अगर नहीं तो फिर मेरा D2 वीज़ा अप्रूव ओके, कर दें तो उस हिसाब से फिर मैं ठीक है।
तो वो क्या है, वो फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है ना, इधर 15। इधर मैं आपकी बात सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी। ये रेफरेंस मैं कोट करूँगा। हम्म, मुझे ये बताएं, क्योंकि D2 के लिए बिजनेस प्लान बहुत ज़रूरी है जी। एंटरप्रेन्योर के लिए, और बिजनेस आप करने जा रहे हैं। आप ये बताएं, D2 में बिजनेस प्लान आपसे मांगा था, फिजिबिलिटी मांगी थी, आपने बिजनेस प्लान दिया था? अगर दिया था तो वो क्या प्लान था, उसमें क्या आपने लिखा था, देखें, आपने क्या उसमें प्रपोज किया था मैं अपने बताता बिजनेस हूँ, के बारे में, मेरे ये जो बताइए। बिजनेस था ना, मेरा जो लॉयर था, मैंने इसलिए आपको ये कहा है कि मेरा जो लॉयर था उसने सारा कुछ किया था। जब आप एक कंपनी बनाते हैं ना, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको खुद करके देता है, वो इसी चीज़ के पैसे लेता है, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो यही आपका बिजनेस प्लान होता है कि आपने वहाँ पे करना क्या है, ठीक है ना। उसमें क्या था, मैंने जो बनाई हुई थी उसमें मैंने मुख्तलिफ चीज़ें शो करवाई हुई थी, मतलब गेमिंग्स भी थी, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम था, ठीक है ना, व्हीकल्स का भी काम था। ये सारा कुछ मैंने शो करवाया था कि मैं मल्टी काम करना चाहता हूँ। तो वो एक बिजनेस प्लान है, उसी बेस पे ही आपकी जो है कंपनी बनाते ओके, हैं, तो ठीक है ना। गाइस ये जब आप VFS में डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान आपका जमा नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट्स आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। जी। D2 में बिजनेस प्लान देखा जाता है कि बिजनेस प्लान की वक्त कितनी है, मतलब उसमें जो आप इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, जो आपने फिजिबिलिटी बनाई है बिजनेस के हिसाब से, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी रेलेवेंट है, और कितनी लॉजिकल है, और कितनी रीजनेबल है। तो ये चीज़ पे आप स्टिक रहिएगा। आपका बिजनेस प्लान एक्यूरेट होना चाहिए, आपका बिजनेस प्लान जो है रियलिस्टिक होना चाहिए, तो उसी की बेस के ऊपर वीज़ा अप्रूव होता है D2। जी सर। हाँ जी। और उसके बाद जो लायर जो चीज़ें आपको देता है ना, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, उसमें भी आपको ख्याल रखना होता है कि अकाउंट जो है ना, वो फ्रेम जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बना रहा है वो लीगल हो। कुछ लोग यहाँ पे बस अकाउंट बने होते हैं और बस जो देख के वही चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। ओके। इन इन चीज़ों से भी बचना है, और जो वहाँ के लीगलाइजेशन टीम्स हैं उनके साथ डायरेक्टली आप राब्ते ओके। में हो, तभी चीज़ें जाके फाइनलाइज होती हैं। उसके बाद इस दौरान ना, जब आपकी कंपनी और निफ नंबर बन जाता है ना, साथ ही आपने टैक्स पे करने हैं, सिर्फ यहाँ उनको पे शो कर। यहाँ पे हाँ, आपका यहाँ पे वकील आपका टैक्स पे करेगा उस टैक्स कंपनी पे में जो आपने करेगा। इस्टेब्लिश की है, हाँ, बिल्कुल। इसी दौरान जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह शो एग्जैक्टली करेगा। एग्जैक्टली। वो टैक्स इसलिए पे करते हैं ताकि आपको D2 में कोई मुश्किल ना हो, उनको ये पता चले कि बंदे ने ऑलरेडी कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है। कोई रिजेक्शन का कोई चांस ना हो। इसलिए आपको 4 से 5 जो है आपको टैक्स पे करने हैं। ठीक है। ओके। वो आपके 200 यूरो भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकता है, जितना आपका 300 कैपिटल यूरो है, भी है, जितना हाँ। आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से जी, उस कैलकुलेशन हिसाब होती है, से ठीक जो है। है कैलकुलेशन होती है। ओके। वो ज़रूरी होता है। उसके बाद ये जितना भी टैक्स पे किया होता है उसकी एक स्लिप मिलती है आपको, वो भी साथ अटैच करनी पड़ती है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, VFS। हाँ, ओके। ये चीज़ें मैंने इसलिए पहले नहीं बताई क्योंकि ये आपकी जो आप लॉयर हायर करेंगे वो आपको सारा कुछ बताएगा, ओके, दैट्स गुड। ओके। ठीक है ना। वो ये डॉक्यूमेंट्स देंगे तो तभी आपकी कंपनी एस्टेब्लिश होगी, अगर अदरवाइज नहीं होगी। ओके, एग्जैक्टली। तो VFS में ये तमाम चीज़ें जमा कराई जाएंगी, जी। उस बेस के ऊपर आप बताएं कि D2 में कितना जो है वो टाइम लगेगा, इसके प्रोसेस में, वीज़े प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, ये देखिए, बताइएगा। 90 डेज वैसे होते हैं जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है ना। अपॉइंटमेंट के बाद आपको महीना 1.5 महीना वेट करना पड़ता है आपके आंसर का, कि वो रिजेक्ट करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आप फिर जो है टिकट करवा के यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको फ़ौरन वो जो है 10 दिन 15 दिन के बाद वो फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको टाइम दे देते जो आपकी हैं। ये सेफ डी की, टू के लिए। अच्छा, ये आपको D2 के लिए आपने हाँ, बताया, ठीक D2 है। के लिए। ओके। उसके बाद जब वो फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं, अकाउंट्स वगैरह ओपन हो जाते हैं, फिर आप चाहे वापस आ जाएं, फिर 90 डेज का टाइम होता है आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड के लिए, वो अच्छा, कार्ड इशू हो जाता है। तो विद इन 90 डेज सेफ या जो आइमा है जी जी। या जो रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन है आपको 90 डेज का पाबंद है, उसमें आपका TRC इशू करेगा D2 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है। ठीक है। तो इस तमाम प्रोसेस में आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जी। उनको क्या मशवरा देंगे कि इस मिनिमम और मैक्सिमम क्या अमाउंट, क्या पैसा
या क्या कैपिटल वो शो करें जिसके लिए वो एलिजिबल होंगे, और इस D2 वीज़े के लिए कौन से लोग एलिजिबल होंगे ये भी बताइएगा। क्या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए? क्या उनके पास भारी भरकम बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? क्या उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या कोई भी कर सकता है इसमें, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेसिंग है इसमें? जी, शिराज भाई देखें, मैं आपको चीज़ें जो है क्लियर कट बताता हूँ, जो चीज़ें मैंने आके यहाँ देखी हैं। आपने अगर D2 वीज़े पे अगर आप आए हैं तो आपको फिज़िकली बिजनेस कोई ना कोई स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद अगर तो आपने बिजनेस करना है और इधर रहना है तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे फिजिकली शो करवाना पड़ेगा और आपको इधर रहना पड़ेगा। ये ही लीगल तरीका है आपका। अगर आप नहीं रहेंगे तो वो इनलीगल होगा। वो किसी भी टाइम आपको कह सकते हैं कि ये बंदा हमारे जो है क्राइटेरिया पे नहीं है और हम नहीं आगे इसको कंटिन्यू रख सकते। तो मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ ये है कि आपने जो भी आपने इन्वेस्ट किया है सारा कुछ वो आपका फिजिकली होना चाहिए, ताकि वो कोई भी टीम्स आए आपको देखे तो आपका जो है लीगल हो। मेन चीज़ ये है। बाकी ये आपकी किस्मत होती है कि आपको इस बेस पे टेम्परेरी मिल जाता है, कार्ड वगैरह मिल जाते हैं, बट रिन्यूअल जब होती है उसमें आपको प्रॉब्लम्स करते हैं। चले, थैंक यू वेरी मच शफकत भाई, आपने बहुत ही इंफॉर्मेशन शेयर की, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की व्यूवर्स के लिए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा बैकअप होगा उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल आना चाहते हैं। काफ़ी लोग तो ये प्लान कर रहे हैं कि वो विज़िट पे आएँ यहाँ पे और यहाँ पे जॉब करें, और यहाँ पे अगर आते हैं तो 88 और 89 में वो लाइक करें। अगर 88 में करते हैं उनको जॉब करनी पड़ती है, 89 में करते हैं उनको एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ती है, और फिर या तो टैक्स देंगे या टैक्स नहीं देंगे। इनमें भी टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी हैं। लेकिन ये चीज़ कि आप फ़ौरन टीआरसी इसमें ले सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं आप, या कहीं से भी किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, तो D2 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको टीआरसी जल्दी मिल जाता है। 90 डेज़ का प्रोसेस टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है आपका टीआरसी का, आपको उसमें टीआरसी मिल जाता है। तो ये वकील, आपने लॉयर हायर करना है और तमाम प्रोसीजर्स वगैरह वही आपका वकील करेगा। तमाम इन्फॉर्मेशन वो आपसे शेयर करेगा, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स हैं वो आपको करने होंगे। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, एनओसी जैसे टिकट्स हैं, और इधर जो अपार्टमेंट है, घर है ये, और बिज़नेस से रिलेटेड जितना भी बिज़नेस प्लान है वो आपको शेयर करना पड़ेगा, तमाम डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। उसकी बेस के ऊपर D2 आपको इशू होगा, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है उस बेस के ऊपर। तो रिजेक्शन के चांसेस भी हैं, एक्सेप्टेंस के चांसेस भी हैं, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपना केस कैसे प्रोसेस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, आपको ये व्लॉग समझ आ गया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको समझ लगी होगी कि D2 कैसे प्रोसेस करते हैं। काइंडली कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि जो रेलेवेंट क्वेश्चन हैं उस बारे में मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। सेकंड, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि हर आपको आने वाली इंफॉर्मेशन, अपडेट्स मिलती रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर।